तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच चल रही नूरा कुश्ती में। भारतीय कुश्ती के टॉप स्टार और कुश्ती फेडरेशन में यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान आज शाम अपना मेडल गंगा में बहा सकते हैं और उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवानों ने एक साझा बयान जारी कर उसमें अपनी निराशा को लिखा है और देश के साथ साझा किया है। 28 मई को नए संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे पहलवानों को पुलिस ने जबरदस्ती रोका और गिरफ्तार किया था। पहलवानों का कहना है कि सिस्टम बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने पर उतर आया है, जबकि आरोपी खुलेआम पॉस्को एक्ट बदलवाने के दावे कर रहा है। ऐसे में वो जान से प्यारे अपने मेडल मंगलवार यानी आज शाम 6 बजे हरिद्वार जाकर गंगा में बहा देंगे और उसके बाद आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो इस खबर पर नजर रहेगी और डिटेल आपको देंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मणिपुर की हिंसा की। मणिपुर में हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन के दौरे पर इम्फाल पहुंचना हो गया है। अमित शाह ने कल रात इम्फाल पहुंचते ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्रियों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मणिपुर में शांति बहाल हो, इसके लिए अमित शाह खुद सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इम्फाल में अलग अलग नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की है। इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ इम्फाल से जुड़ी है हमारी संवाददाता कमलिका सेन गुप्ता। तो कमलिका, इम्फाल या फिर मणिपुर में हालात अभी भी नाजुक ही हैं। कल फिर झड़प की खबर थी, अब खुद गृह मंत्री पहुंचे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं, अलग अलग जो गुटों में झगड़ा है उनसे बातचीत है। कितनी संभावना है कि हल निकाल के लौटेंगे? सोमवार रात को गृह मंत्री अमित शाह इम्फाल में पहुंचे और उसके बाद में बैठकों का दौर जारी हुआ। काफी रात तक बैठक होती रही, कैबिनेट के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, गवर्नर के साथ। गवर्नर मिले अमित शाह से। जो बैठक में बात हुई उसमें महत्वपूर्ण ये है कि सूत्र के मुताबिक ये पता चल रहा है कि ये कहा गया है कि किसी हाल में शांति लाना है, कुछ भी हो जाए शांति लाना है, सारे समुदाय को एक साथ रहना है। कोई समुदाय ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ जस्टिस नहीं होगा। पीछे मेरे राजभवन है, अमित शाह यहाँ पे है। आज मंगलवार सुबह से बैठकों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वो पहुंचे हुए हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, काफी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। जो ईमा मार्केट है, जो सबसे बड़ा महिला की मार्केट है, उनकी जो प्रतिनिधि है वो बैठक करेंगे। मीरा पाइबी जो महिला टॉर्च बेयरर्स हैं, जो काफी आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ बैठक होगी। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ पोस्टर्स मिल रहा है जहाँ पे ये कहा जा रहा है, वेलकम श्री अमित शाह, वी वांट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन मणिपुर। लोग चाहते हैं मणिपुर में शांति से रहे, शांति विराज करे। और ये भी हो सकता है आज कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लेके बैठक करे गृह मंत्री और उसके बाद में वो चूड़ाचांदपुर जा सकता है जहां पर कुकी समुदाय ज्यादा रहते हैं, नागाज लोग रहते हैं। सारे समुदाय को इकट्ठे लिए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और ये मैसेज क्लियरली देना चाहते हैं कि जो मणिपुर शांति की जगह था वो मणिपुर शांति में रहे। और बैठकों का दौर जारी है इसलिए, और हर तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस बैठक में कोई ऐसा थ्योरी मिले जिससे शांति आ जाए। दूसरी तरफ आज सुबह से कर्फ्यू रिलैक्स किया गया है 4-5 घंटे के लिए। इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में लोग भारी तादाद में बाहर निकले चीजें खरीदने के लिए। चीजों की दाम बढ़ रही है, ये चिंता की विषय है। इसलिए आम जनता मणिपुर की शांति चाहती है और वो उम्मीद है कि शाह वो शांति ला पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो उम्मीद ये है कि शांति आएगी और जैसा बता रही थी कि कमालिका की हर मुमकिन कोशिश यही कि किसी भी कीमत पर शांति को बहाल किया जाए। इधर मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के बिगड़ते हालात को काबू में लाने के लिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या फिर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने के साथ अन्य 12 मांगे भी रखी हैं।
8 सदस्य थे ये डेलीगेशन का, और 4 पन्ने का एक मेमोरेंडम खरगे जी ने राष्ट्रपति को दिया। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है। तो जयराम रमेश, इस पूरी मणिपुर की हिंसा का ठीकरा जो है वो बीजेपी के सर फोड़ रहे हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया और अब मोदी सरकार पे भी आरोप लगाए कि विभाजनकारी नीति के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। इधर मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में महीने भर का महासंपर्क अभियान शुरू किया है। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मंत्रियों के साथ रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता भी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव, विकास और गरीब कल्याण के अभूतपूर्व संयोजन के 9 साल रहे हैं। आज एक और मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और विश्व में गौरव के नए आयाम बना रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विकास और गरीब कल्याण के नए मापदंड स्थापित किए हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। कैसा है मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। मोदी सरकार एट 9 रिपोर्ट कार्ड। रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत में विकास की रफ्तार बनी रहेगी। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ब्याज दरें कम होंगी? चलिए हम थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ग्रोथ को लेकर संतुष्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी निश्चिंत दिख रहा है। दूसरी तरफ महंगाई को लेकर भी एक हद तक की निश्चिंतता आई है, लेकिन ब्याज दरों पर लगता है कि फिलहाल नरमी नहीं होगी। क्या कहती है रिपोर्ट? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया उसी के इर्द गिर्द रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अपना जवाब देते हुए दिखेगी और इससे आप साफ संकेत भी निकाल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक का कहना यह है कि भारत में विकास की रफ्तार जो चल रही है वो विकास की रफ्तार इसी तरीके से बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि चालू कारोबारी साल में 7% विकास की रफ्तार की संभावना यहां पर दिख रही है। और इसमें 2-3 चीजें हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो रहा है, निवेश यहां पे आ रहा है, ये सब वजह है। लेकिन एक और बड़ी वजह है विकास की रफ्तार के पीछे, वो है महंगाई दर में गिरावट। महंगाई दर में लगातार गिरावट आ रही है और चालू कारोबारी साल में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब विकास की रफ्तार बढ़ रही है, महंगाई दर में गिरावट आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब निकाला जाता है क्या ब्याज दर रिजर्व बैंक घटाएंगी। लेकिन यहाँ पे रिजर्व बैंक का संकेत साफ है और साफ तौर से लिखा भी गया है कि जो ब्याज दरों में कटौती की गई थी उसको वापस से पुराने स्तर पर लाने का जो सिलसिला था वो सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ साफ तौर से कि ब्याज दर में कोई कटौती की संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। यानी होम लोन सस्ता होगा कि नहीं, कार लोन सस्ता होगा कि नहीं, तो ये सब का जवाब सीधा सा है कि अभी उसमें सस्ता होने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ जोखिम भी है जो रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। जोखिम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो है उसमें अर्थव्यवस्था में मंदी है दुनिया भर में, ये एक जोखिम का विषय है। दूसरा, जो कई क्षेत्रों में युद्ध जैसे हालात हैं, संकेत रूस यूक्रेन की तरफ है, वो भी एक जोखिम है कि किस लेवल तक कहां जाता है कब पता नहीं है। और तीसरी चीज यहां पे है कि फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहने वाला है, ये एक जोखिम का मामला है। यही वजह है कि एफपीआई का इनफ्लो जो है, भारत में एफपीआई का निवेश जो है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एफडीआई बेहतर बना रहेगा, ये रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कही है। जी,
तो लक्ष्मण, ये तो बात हो गई जो थोड़ी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, एक मोटी पिक्चर पेश कर रही है, लेकिन आरबीआई ने आम लोगों से जुड़ी हुई भी कुछ बातें कही हैं, खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर उन्होंने कुछ कहा है। वो क्या डिटेल्स है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि कई बार अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसा, तो हम आप भी इस चीज को देखते हैं कि हमेशा एक डर बना रहता है कि जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा उसी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं किसी और के खाते में जा रहा है। कई बार मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो छोटा सा अमाउंट टेस्ट के तौर पर भेज के देखते हैं, पूछते हैं कि पैसा मिला कि नहीं मिला। तो अब ये सब दिक्कतें नहीं रहने वाली, ये डर नहीं रहने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक इसके लिए खास व्यवस्था कर रहा है, जिसमें ये होगा कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, रियल टाइम बेसिस पे पेई का नाम आपको पता चल जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो सकेगा। यानी जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये वही शख्स का अकाउंट है, वही डिटेल है, आप तुरंत उसको वेरीफाई कर सकेंगे और निश्चिंत होकर के पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करने जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में एक नया प्रावधान इसके लिए जोड़ा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार कई दूर दराज के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, आपदा आ जाते हैं, इंटरनेट बंद हो चुका होता है, फिर पैसे का लेन देन होना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का संभव सा हो जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए क्या हो कि आपदा जैसे हालात में जब जरूरत पड़ेगा, आप उस सिस्टम के जरिए पैसे का लेन देन कर सकेंगे, भले इंटरनेट की व्यवस्था वहां पर रहे ना रहे, केबल रहे ना रहे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। तो ये एनुअल रिपोर्ट आरबीआई की, जिसमें काफी सारी बातें अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी तक सबको यहां पर एड्रेस करने की कोशिश। आज बात कर लेते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेंगे। फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो बैंक में लास्ट आवर में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसका इंपैक्ट तमाम बैंकिंग, फाइनेंशियल, उन सभी शेयरों के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके वो सभी शेयर आपकी स्क्रीन पर आए। कौन कौन से शेयर जहां पे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। आईटीसी फ्लैट टू पॉजिटिव, इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 1 से लेकर 1.5% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाएगा निफ्टी के टॉप लूजर्स में, तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला हिंडाल्को में 1.5% का फॉल। अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली थी, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा, कुछ ऐसे नाम जो कि 1 से 1.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो आज एआईए इंजीनियरिंग करीब 6% ऊपर, रैमको सीमेंट 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और सुजलॉन रफली 3% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में जुबलेंट फार्मा, नंबर्स का इंपैक्ट, इन्फोएज 3.5% नीचे, वेल्सपेन इंडिया और स्ट्राइड्स फार्मा करीब 2.5% बिकवाली यहां थी। बैंकिंग आज की था तो बैंकिंग गेनर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर पीएनबी 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर, एक्सिस और इंडसइंड करीब 3/4% से 1.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और बैंक की कुछ गिरने वाले शेयरों में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स में था, जिसमें एसबीआई, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि मोलस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुए। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और यहां पर कहां एक्शन था वो हमें बता रहे थे सुमित, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव कल 3 बजे के बाद लागू हो जाएगा। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव कल से लागू होने और इसमें किसकी एंट्री हुई और कौन बाहर हुआ, ये पूरी डिटेल हमें बताएंगे हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस इंडेक्स में? देखिए, जहां तक कि एमएससीआई का सवाल है, अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों पहले आई थी और जो बदलाव हैं वो 31 मई यानी कल से लागू होंगे और 3 बजे के बाद आपको इन सभी स्टॉक्स में वॉल्यूम आता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन कैंडिडेट्स की, कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। HAL, मैक्स हेल्थकेयर और सोना BLW, ये 3 कंपनीज जो हैं वो एमएससीआई का हिस्सा बने हैं नई तरीके से, तो यहां आपको सबसे मैक्सिमम फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको फ्लिप साइड पे एक्सक्लूजन वाले कैंडिडेट्स भी दिखेंगे, जहां अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं और इंडस टावर हैं। मैक्स हेल्थकेयर की बात करें तो यहां लगभग $31 करोड़ और HAL और सोना BLW में भी बहुत अच्छी बाइंग आपको आने के अनुसार हैं। जहां तक कि एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स के सवाल हैं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर जैसे स्टॉक्स एक्सक्लूड होंगे और सबसे ज्यादा सेलिंग फ्लो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि यहां जो फ्री फ्लोट का फैक्टर था वो एमएससीआई ने काट दिया, जिसके कारण ये दोनों ही स्टॉक्स एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। दूसरे स्टॉक्स जहां वेट चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त बाइंग यहां देखने को मिलेगी। लगभग 5,500 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेशंस हैं यहां बाय फ्लोज के, यानी लगभग $80 करोड़ के आसपास की बाय फ्लो यहां दिखेगी।
मारुति, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिगो एयरलाइंस, यहां भी आपको MSCI के बाइंग फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। फ्लिप साइड पे रिलायंस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग फ्लो दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ सेल फ्लो जरूर हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, HDFC लिमिटेड और JSW स्टील, यहां भी MSCI के वेट चेंज की वजह से थोड़े बहुत सेल फ्लोज आपको नजर पड़ेंगे। जी, तो ये थे MSCI इंडेक्स में होने वाले बदलाव जो कल से हमें होते हुए दिखाई देंगे। और इसी के कुछ और खबरें। कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब ई वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी। सूत्रों के मुताबिक IT मंत्रालय 1 जून को नई ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी जारी करेगा। क्या होगा इस पॉलिसी में, बताने के लिए हमारे साथ है रोहन सिंह। बताइए रोहन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी इंसेंटिव क्या है? जी, हमारे मोबाइल हो या फिर टीवी, फ्रिज या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जब एक बार ये अपने पूरा जो लाइफ साइकिल है वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद इसका रिसाइकलिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी। और इसलिए एक नई पॉलिसी आ रही है 1 जून को, जिसे कि IT मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की है। ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी है और जो एग्जिस्टिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको एक तरह से रिवैम्प किया गया है, कई सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसमें वो है कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी दिया जाएगा अगर वो अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करते हैं। तो एक टारगेट भी सेट किया जाएगा कि उन्हें हर साल कितने प्रतिशत प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना है। और अब तक जो फोकस था वो सिर्फ रेयर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पे था, लेकिन अब पूरे प्रोडक्ट के रिसाइकिल पर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। और जो कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बना रही है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस प्रोडक्ट को वो उसके एंड ऑफ लाइफ जो होता है उसको भी ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको रिसाइकिल किया जाए। क्योंकि अब तक भारत में जो है, भारत दुनिया के उन टॉप देशों में आता है जहां सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा होते हैं। 11 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट हर साल पैदा होता है। और इस पॉलिसी के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो जिम्मेदारी है वो तय होगी, जवाबदेही तय होगी इंडस्ट्री की, और ई वेस्ट की जो मात्रा है भारत में वो कम होगी। जी रोहन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर रूस में फिर एक ड्रोन से हमले की बात सामने आई है। राजधानी मॉस्को की इमारत के ऊपर आज सुबह ड्रोन से हमला हुआ। मॉस्को के मेयर ने बताया कि हमले में किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही किसी के हताहत होने की सूचना है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक शहर की ओर आने वाले कई ड्रोन्स को मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मॉस्को के ऊपर करीब 10 ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इससे पहले 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद मॉस्को पर यह दूसरा ड्रोन हमला है।